नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अभी के समय में कोल इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा में है। कॉमर्शियल कोल माइनिंग। इस वीडियो में हम माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट, मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल for amendments in MMDR and CMPS, different developments from 1992 to 2000 to start private coal mining, captive coal mining, ये सब से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस आई हैं वो इस वीडियो के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे। MMDR एक्ट, ये एक्ट हमारे देश की मेजर मिनरल माइनिंग को रेगुलेट करता है। इसमें एटॉमिक मिनरल शामिल नहीं है। CMPS एक्ट, साथियों, सितंबर 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैग रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए 1993 से आवंटित 218 में से 214 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया था। भारत सरकार ने इसके बाद फिर से सभी कोल ब्लॉक का आवंटन करने के लिए CMPS एक्ट लाया गया। इसमें 3 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 लिस्ट ऑफ ऑल माइंस, शेड्यूल 2 एंड 3 ये शेड्यूल 1 की ही सब लिस्ट हैं। शेड्यूल 2 लिस्ट ऑफ माइन वेयर प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड। शेड्यूल 3 these mines are one that had been earmarked for specific end use. MMDR में क्या अमेंडमेंट किए गए कॉमर्शियल माइनिंग शुरू करने के लिए? सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया, एफिशिएंसी पैरामीटर को इंसर्ट किया गया। अगर कोई बिडर दिव्य टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सका तो उस पर पेनल्टीज और उसका एलोकेशन रद्द किया जा सकता है। साथियों, सेकंड अमेंडमेंट ये किया गया कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को पहले RL, PL और ML ग्रांट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट को RL, PL और ML ग्रांट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल की इन 2 कंडीशंस में ज़रूरत नहीं है। पहला, अगर एलोकेशन ऑर्डर और वेस्टिंग ऑर्डर भारत सरकार द्वारा जारी किया हो। दूसरा, एक नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एरिया हैज़ बीन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई एरिया PL, ML और RL के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व किया गया हो, जिसमें बाउंड्रीज ऑफ एरिया और मिनरल स्पेसिफाइड हो, वैसे केस में भी राज्य सरकार को RL और PL और ML के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा अमेंडमेंट ये किया गया कि अब नए बिडर बिना किसी रुकावट के प्रोडक्शन जारी कर सकेंगे। इसके लिए पुराने अलॉटी द्वारा जो भी अप्रूवल, लाइसेंस, क्लियरेंस लिया गया था वो सभी 2 साल के लिए नए बिडर को दे दिया जाएगा। इस 2 साल के पीरियड के दौरान नया बिडर सभी अप्रूवल, लाइसेंस, क्लियरेंस अपने नाम पे करवा लेंगे। एक अमेंडमेंट ये किया गया कि स्पेसिफिक एंड यूज की कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया। पहले पुराने कानून के तहत उन्हीं कंपनीज को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाता था जिनका आयरन या स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, जिनका पावर जनरेशन का प्लांट हो, जिनका वॉशिंग ऑफ कोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइन वाशरीज हो, और ऐसी कोई और स्पेसिफाइक
एंड यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोल ब्लॉक आवंटित करती थी। नए रेगुलेशन, नए सेक्शन के तहत अब कोई भी कंपनी अपने खुद के कंजम्पशन के लिए और मार्केट में बेचने के लिए या कोई अदर पर्पज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोल ब्लॉक कोल ब्लॉक एलोकेशन प्रोसेस में शामिल हो सकता है। साथियों, पहले प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब इन दोनों लाइसेंस को एक कर दिया गया है और अब इसका नाम दिया गया है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। अभी CMPS एक्ट में क्या अमेंडमेंट किए गए इसके बारे में जानेंगे। पहला, स्पेसिफिक एंड यूज की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। नॉमिनेटेड अथॉरिटी को कुछ और पावर दी गई हैं, जैसे कि वो किसी भी बिडर का अलॉटमेंट ऑर्डर और वेस्टिंग ऑर्डर टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेशन के बाद नॉमिनेटेड अथॉरिटी रीऑक्शन कर सकता है। रीऑक्शन प्रोसेस में टर्मिनेटेड कंपनीज प्रायर अलॉटी जाने जाएंगे। इन अमेंडमेंट्स या कॉमर्शियल कोल माइनिंग से क्या बेनिफिट हैं देश को, अब हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ऑक्शन में शामिल होने के लिए अब कंपनीज को किसी माइनिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें इससे बिडिंग में ज़्यादा पार्टी भाग ले सकेंगी। कोल इंपोर्ट कम करना होगा, जिससे अपना फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ लोकेशन हो गया है। कम्पिटिटिव बिडिंग के तहत अब कोल ब्लॉक आवंटित होंगे, जिससे भारत सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। अप्रूवल प्रोसेस को और स्मूथ कर दिया गया है। स्मूथर ट्रांजिशन फ्रॉम वन अलॉटी टू अनदर, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेचुरल रिसोर्स कैन बी मिसयूज्ड, इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, और कोल इंडिया का फ्यूचर भी डाउट में है। साथियों, अब हम लोग जानेंगे कि नेशनलाइजेशन के बाद कैसे भारत में कैप्टिव माइनिंग की शुरुआत हुई। 90s के दशक में भारत सरकार के पास डिफरेंट कंपनीज की तरफ से ओवन कंजम्पशन के लिए कोल ब्लॉक अलॉटमेंट करने के प्रपोजल आने लगे, और 1992 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने 143 कोल ब्लॉक की लिस्ट तैयार की और साथ में ही गाइडलाइन भी पेश की कि किस गाइडलाइन के तहत अभी कोल ब्लॉक अलॉट किए जाएं, जिसमें पहला पॉइंट था प्रेफरेंस टू बी गिवन टू पावर एंड स्टील सेक्टर, नेट वर्थ ऑफ एप्लीकेंट कंपनी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एज प्रपोज्ड इन एप्लीकेशन, मैक्सिमम recoverable reserve as proposed in application, date of completion of detailed exploration, technical experience, recommendation of administrative ministry concerned, recommendation of state government concerned, track record and financial strength of the company। साथियों, 1993 से लेके 2010 तक इन्हीं पर्टिकुलर कंडीशंस पे भारत में कोल ब्लॉक एलोकेशन प्रोसेस जारी रहा। 2005 में कैग ने इस एलोकेशन गाइडलाइन को फॉल्टी बताया और कम्पिटिटिव बिडिंग को इससे बेहतर बताया। इसी समय एक्सपर्ट कमेटी ऑन कोल सेक्टर ने भी एलोकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने की पेशकश की। इसके बाद साथियों 2010 तक अलॉटमेंट 1992 में जारी गाइडलाइन के हिसाब से होता रहा,
और 2010 में एमएमडीआर एक्ट को अमेंडमेंट किया गया और कम्पिटिटिव बिडिंग के तहत ऑक्शन करने का निर्णय लिया गया। 2012 में कैग ने सरकार पे आरोप लगाया कि कोल ब्लॉक एलोकेशन सही ढंग से नहीं किया गया। उसने कहा कि सरकार के पास कोल ब्लॉक अलॉट करने की अथॉरिटी है, बट उसने कम्पिटिटिव बिडिंग को नहीं अपनाया, जिससे भारत सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ और प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इसमें फ़ायदा हुआ। इसी समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी 1993 से 2008 के बीच आवंटित सभी कोल ब्लॉक आवंटन के तरीके को गलत बताया और जिन माइन से प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ उन्हें कैंसिल करने की पेशकश की। साथियों, कैग रिपोर्ट और काफ़ी लोगों ने इसमें पीआईएल डाला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 24 सितंबर 2014 को 214 कोल ब्लॉक को कैंसिल कर दिया और भारत सरकार को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द कम्पिटिटिव बिडिंग द्वारा री ऑक्शन किया जाए। इसी के उपरांत सरकार द्वारा सीएमपीएस एक्ट लाया गया, जिसके तहत अभी ऑक्शन प्रोसेस जारी है। जो 4 कोल ब्लॉक कैंसिल नहीं किए गए थे वो सभी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें जिसमें एक एनटीपीसी द्वारा हजारीबाग में संचालित है, एक सेल द्वारा संचालित है और 2 कोल ब्लॉक शासन पावर लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। साथियों, इस पूरे वीडियो में के दौरान हमने कॉमर्शियल कोल माइनिंग से जुड़े अहम अमेंडमेंट्स पर चर्चा की। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।